मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? हमें आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की इस क्लास में। लाइव आ चुके हैं, आपकी मैम तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे स्टार्ट कर दी है क्लास। अब आप में से कुछ बच्चे लाइव नहीं आए हैं तो प्लीज जल्दी से आइए। पंकज कुमार का कहना है, हाय मैम, वी आर प्राउड ऑफ यू बिकॉज़ ऑफ यू आर बेस्ट टीचर इन साइंस। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, राम राम मैडम जी, रिकॉर्ड क्लास देखता हूँ, लाइव आया हूँ, आपको राम राम बोलने। राम राम सनी, राम राम बेटा, खुश रहो। अच्छा, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम, हम ठीक है, आप कैसे हैं? क्लास कैसी चल रही है ना? रिवीजन कैसा चल रहा है आपका? राधिका, अनुराग यादव आ चुके हैं, पुष्पेंद्र आ चुके हैं, जतिन आ चुके हैं। अरे कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? हाँ, साइंस में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? आज हम नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र शुरू करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब मैं आपके इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना? तो आइए फिर शुरू करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? नर्वस सिस्टम। मैम केमिस्ट्री की क्लास रिकॉर्ड डाल दो, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसको केमिस्ट्री जल्दी करनी है, वीओडी अपलोड कर दिया केमिस्ट्री का आपके बैच में, आप जाइए वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेडिसिन रह गई है, मेडिसिन नहीं बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रह गया, उसकी पीपीटी बना रही हूं, पीपीटी समझ में आएगा, वो करवा देंगे, डोंट वरी, अलग चैप्टर है वैसे भी वो, है ना? चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। बेटा जिसको इंद्रजीत करे केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा? बेटा जिसको केमिस्ट्री जल्दी पढ़ना है, वीओडी डलवा दिया है, अब वहां से पढ़ सकते हैं, राइट? चल आज स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कमांड देने का काम करता है। जैसे अभी मैं कौन सा सेंटेंस बोल रही हूँ, किस लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मैंने अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव करवाया, अभी मैं खड़ी हूँ, गिर नहीं रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये जो मेरे बॉडी का बैलेंस बनाना, मैं कौन सा स्टेटमेंट बोलूंगी, किस लैंग्वेज में बोलूंगी, मेरे हाथ का मूवमेंट, ये सब कुछ कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कमांड देने वाला सिस्टम होता है। ये वो सिस्टम है, ये वो तंत्र है जो ह्यूमन बॉडी को, जो मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर के ऊपर नियंत्रण बना के रखने का काम करता है, कमांड देने का काम करता है। तो इसका मतलब मैम, हम इस चैप्टर में उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो ऑर्गन्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। वो कैसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वही हमें पढ़ना है, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? जी मैम, नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स का समूह है जो बेटा, जो हमारे शरीर को कंट्रोल और कमांड देने का काम कर रहा है। जब इस नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम दो तरीके से बटा हुआ होता है। कैसे बटा हुआ होता है? विनय कुमार आपका रिप्लाई कर दिया है। सुनो ध्यान से समझना, फिर ये चीज हम बाद में वापस में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ये चीज बाद में वापस पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, मनुष्य के शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, वो जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसको हम पहले दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं बेटा? यहां से तीन चार क्वेश्चन बनाऊंगी, बस वही सुनो, फिर रिपीट होगा लास्ट में। पहला सिस्टम है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा सेंट्रल का मतलब क्या होता है? बीच में, यानी कि वो नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर के बीचों बीच होता है, जो हमारी बॉडी के सेंटर में होता है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारे शरीर के सेंटर में है। और सेंटर में ये दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा? पहला होता है ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क या दिमाग बोल दो बेटा, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं हम मेरू रज्जु। क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को? मेरू रज्जु। तो ये दोनों ऑर्गन मिलकर, मस्तिष्क और मेरू रज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका सेंट्रल नाम क्यों पड़ा? ये बीचों बीच होता है बेटा, ये हमारे बॉडी के बीचों बीच होता है। चलिए आपको दिखाते हैं, आपको ऐसे यकीन नहीं होगा। ये आपका शरीर है, हाँ, अंदर से हम सब ऐसे दिखते हैं। अब इस बॉडी के बीचों बीच देखो, ये सेंटर हो गया, हाँ जी मैम। इस सेंटर में देखो, ये आपका खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है, तो ये दिमाग सेंटर में आ रहा है, हाँ जी मैम। अब इस ब्रेन से पीछे की तरफ ये आपकी खोपड़ी है, मान लो इस खोपड़ी के अंदर आपका ये दिमाग है। दिमाग ये नहीं है, ये तो बेटा कपाल होता है, क्रैनियम, इसको खोपड़ी बोलते हैं आम भाषा में। ये तो कपाल है, इस कपाल के अंदर आपका दिमाग होता है। अब इस दिमाग से पीछे की तरफ एक मोटी सी नस जाती है ऐसे, और इस नस को क्या कहते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसको मेरू रज्जु कहते हैं। तो आप इस साफ साफ देख पा रहे हो इस सामने इस इमेज में कि बेटा ऐसे ऑर्गन्स जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और जो हमारी बॉडी के सेंटर में है, वो दो है, पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जामिनर का क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से दो ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से दो अंग मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरू रज्जु। इसका मतलब मैम, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब दूसरा नर्वस सिस्टम आता है, उसको क्या कहते हैं? दूसरा देखो, दूसरे नर्वस सिस्टम को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। बेटा परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा नर्वस सिस्टम, ऐसा तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर की परिधियों पे काम करता है, किनारों पे काम करता है। सेंटर में तो ये हो गया, अब किनारों पे कैसे काम करता है वो सुनो। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीएनएस, और ये होता है हमारे शरीर के किनारों पर काम करता है। कहां पर? परिधियों पर, किनारों पर काम करता है। और इसमें क्या आती है? इसमें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पीएनएस में क्या आती है? पीएनएस में आती है बेटा नर्व्स। क्या आती है? ये नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है नर्व से, और नर्व्स को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाएं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? बहुत सारी तंत्रिकाओं से बना हुआ है। और ये कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? तो बेटा 43 पेयर्स होती है, 43 जोड़ी तंत्रिकाएं मिलकर कौन सा नर्वस सिस्टम बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है, पीएनएस बनाती है। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि पीएनएस किससे बना हुआ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये नर्व से बना हुआ होता है। ये नर्व हमारे शरीर के हर एक किनारे पे, हर एक ऑर्गन से जुड़ी हुई होती है। और ये कितनी नर्व्स होती है पीएनएस में? टोटल 43 पेयर्स, 43 जोड़ी। आओ मैं आपको फोटो दिखाती हूँ ये नर्व्स कैसे होती है। ये खांसी ठीक नहीं हो पा रही। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको तंत्रिकाओं का जाल? हाँ मैम, ये दिख रही है। आप जब आपको गिनोगे ना, आपके पास इतना समय है तो आप गिन लीजिए। ये टोटल 43 पेयर्स होती है बेटा। अब आप देखो बेटा, एक नर्व निकल के इस हाथ की उंगली में जा रही है, एक इसमें जा रही है, एक इसमें जा रही है, एक पांव में ऐसे जा रही है। ये तंत्रिकाओं का जाल है नर्व से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये क्या करती है? ये तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन तक मैसेज लाती है और ब्रेन से वापस लेके जाती है ऑर्गन से। एक नर्व निकल रही होगी इस उंगली से और मैसेज को ब्रेन के पास ले जा रही होगी या स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जा रही होगी। एक ऐसे निकल रही होगी, एक यहां निकल रही होगी, एक यहां निकल रही होगी। जैसे इस चीज को मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाती हूँ।
आपने गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, ये उंगली आपने गर्म पानी की बाल्टी में दी, तुरंत आपको गर्म लगेगा यहाँ पे, तो आप हटा लोगे ऐसे। अब आपको गर्म लग रहा है, इसका एहसास ब्रेन करवाता है। गर्म पानी की बाल्टी में पानी गर्म लग रहा है, दर्द हो रहा है, जल रहा है, हटा लो दूर। तो ये हटाने का काम और गर्म महसूस करवाने का काम ब्रेन और स्पाइनल कोड का होता है। लेकिन गर्म तो यहाँ लगा, दिमाग यहाँ है, स्पाइनल कोड पीछे है, यहाँ से दिमाग से पीछे निकल रही है। तो यहाँ के जो मैसेज है वो किसकी सहायता से पहुंचा ब्रेन के पास? नर्व की सहायता से, तंत्रिका की सहायता से। मान लो मेरे पांव के अंगूठे में दर्द हो रहा है, पांव के अंगूठे में चोट लग गई। अब दर्द महसूस कौन करवा रहा है? ब्रेन। और दर्द हो कहां रहा है? पांव के अंगूठे में। तो पांव के अंगूठे से ये दर्द वाले सिग्नल मेरे ब्रेन तक ला कौन रहा है? कोई एक नर्व ला रही होगी, कोई एक तंत्रिका ला रही होगी, है ना? तो ये जो पीएनएस होता है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, क्या तो आप क्या बताओगे बेटा? ये हमारे शरीर के अलग अलग कोनों से, अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग अंगों से मैसेज लाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास। इसका मतलब मैम हम ये समझे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे ऑर्गन्स को ब्रेन और स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, आपने सही समझा, जी हाँ, आपने सही समझा। और अच्छा एग्जांपल दूं, मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है। इस कंप्यूटर का एक सीपीयू है। कंप्यूटर का सीपीयू मेन होता है, आपको पता है। अगर कंप्यूटर का सीपीयू ना हो तो कुछ नहीं होगा। और इस सीपीयू से बहुत सारे वायर्स निकले हुए, बहुत सारे तार निकले हुए। एक तार इस डेस्कटॉप में जा रहा है, एक वाईफाई वाला तार है ना, एक स्पीकर वाला तार है, एक तार कैमरे में जा रहा है। तो इस सीपीयू से ये कैमरा और ये बोर्ड, ये सब किससे कनेक्ट है? तार से, है ना? तो ये हमारा सीपीयू हो गया ब्रेन। ब्रेन हमारा सीपीयू है और इसी सीपीयू से ऐसे बहुत सारे वायर निकल रहे हैं और ये वायर हमारे शरीर के अलग अलग कोने में, अलग अलग ऑर्गन्स के पास जा रहे हैं। तो अगर आपका सीपीयू ही खराब हो गया तो कंप्यूटर किसी काम का रहता है क्या? नहीं ना। तो अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे बाकी सब ऑर्गन्स तो खराब होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ होता है? नर्व्स का बना हुआ होता है, तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है बेटा। इसमें तंत्रिकाओं का जाल होता है और टोटल कितनी नर्व्स होती हैं? 43 पेयर्स नर्व्स होती हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, 43 पेयर्स होती कैसे है। तो प्यारे बच्चों लिखो, क्या लिखोगे कि जो पीएनएस होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये किसका बना हुआ होता है? ये नर्व से बना हुआ होता है। सुना है ना, फलाना इंसान की दिमाग वाली नर्व फट गई, उसकी डेथ हो गई। हाँ, ठीक है, ये वही नर्व होती है। तंत्रिकाओं का जाल है बेटा ये क्या है? तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है, नर्व से बना हुआ होता है। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन आता है टोटल कितनी पीएनएस में नर्व्स होती है? तो आप क्या करके आओगे? 43 नहीं बेटा, 43 पेयर्स, 43 जोड़ी नर्व्स होती है। अब ये जो 43 जोड़ी नर्व्स होती है ना, इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहली नर्व्स होती है उनका नाम होता है क्रैनियल नर्व्स। क्या नाम होता है इनका? इनका नाम होता है क्रैनियल नर्व्स और हिंदी में कहा जाता है कपालीय तंत्रिकाएं। हिंदी में क्या कहा जाता है? कपालीय तंत्रिकाएं। बेटा क्रैनियल शब्द हमेशा हम ब्रेन के लिए यूज में लेते हैं। तो आप ये समझो कि ये वो नर्व्स है जो ब्रेन तक मैसेज लाती है, ये वो नर्व्स है जो हमारे मस्तिष्क तक मैसेज लाती भी है और वापस भी लेके जाती है। अब जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो क्रैनियल नर्व्स होती है 12 पेयर्स, 12 जोड़ी हमारे शरीर में ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं, ऐसी नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यस मैम। अब आ जाइए नेक्स्ट, दूसरी जो नर्व्स होती है उनको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। क्या कहते हैं हम? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। नाम से क्लियर है बेटा, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं क्या होती हैं? वो तंत्रिकाएं जो मैसेज किसके पास लाती हैं? स्पाइनल कोड के पास लाती हैं और स्पाइनल कोड से लेके भी जाती हैं, जो मैसेज को स्पाइनल कोड तक लाती भी और लेकर भी जाती है। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो बेटा 43 में जब 12 जोड़ी ये होगी तो कितनी बची? 31 पेयर। ये लो बच्चों, मैंने आपके 4 क्वेश्चंस तैयार कर दिए। एग्जामिनर पूछता है टोटल कितनी नर्व्स होती है हमारे शरीर में? आप क्या करके आओगे? आप करके आओगे बेटा 43 जोड़ी। क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। ये आपको याद करना है। अब घबराओ मत, आपको ये 43 जोड़ी नर्व्स के नाम नहीं याद करने हैं, लेकिन अगर आप एमबीबीएस कर रहे होते, अगर आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तब तो कुछ कुछ याद करनी पड़ती है आपको, लेकिन 2-3 तो मैं भी आपको याद करवाऊंगी। ठीक है, हाँ जी, आगे बस समझ में? जी मैम। तो ये हमारी नर्व्स है, ये नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे? तो सुनो बेटा, पहले हम पढ़ेंगे सीएनएस। अब सीएनएस किस किस से बना है? ब्रेन से बना है और स्पाइनल कोड। तो पहले हमें ब्रेन को डिटेल में पढ़ना होगा। क्या होता है ब्रेन, कैसे कैसे होता है, क्या क्या काम करता है। दिव्या कह रही है मैम स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस क्या है? अभी दिव्या 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पाइनल कोड और फिर मैं आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी। ये जो सब मैंने छोड़े ना बेटा, ये भी आपको समझ में नहीं आएंगे, ये आपको लास्ट में समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ जी मैम। तो आइए जरा एक नंबर पे हेडिंग डालो, ह्यूमन ब्रेन। एक एक करके सब पढ़ना है, पढ़ना हमें ये बेटा, ह्यूमन ब्रेन। अब आप कहोगे मैं ब्रेन क्यों नहीं लिखा, ह्यूमन ब्रेन क्यों लिख रहे हो? अरे भैया हमारे सिलेबस में है ह्यूमन फिजियोलॉजी। दिमाग तो गधे में भी है, दिमाग तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। उनका दिमाग हमें क्यों पढ़ना है? हमें तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, मानव मस्तिष्क पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है बेटा हमें तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को न्यूरोलॉजी कहते हैं। टू स्टडी अबाउट ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम ब्रेन और ब्रेन से जो पीछे मोटी नस निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में पढ़ते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच पे काम करते हैं वो आगे जाकर कौन से डॉक्टर्स? ब्रेन स्पेशलिस्ट, जिनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कोई किसी तरीके की कोई सर्जरी करवानी है ना, और ब्रेन से पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात आती है कि ब्रेन होता कहां है। आपसे मैं पूछूं कि हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की जगह बताओ कहां है, तो बेटा कोई बच्चा कहता है ये दिमाग है, कोई कहता है ये दिमाग है। नहीं, ब्रेन की लोकेशन पूछे तो आपको करके आना है बिलो क्रैनियम, कपाल के नीचे होता है बेटा। लिखो, ब्रेन कहां होता है? कपाल के नीचे, बिलो क्रेनियम। अब ये क्रेनियम क्या होता है? ये क्रैनियम है, इसको टच करो, बहुत हार्ड है। कभी सोचा ये इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि ये हड्डियों से बना हुआ होता है। ये जो क्रैनियम होता है ना, ये हार्ड कवरिंग होती है बेटा, ये कठोर आवरण होता है। और ये कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें हड्डियां होती हैं। और अगर एग्जामिनर पूछे कि हमारे कपाल में कुल कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगी तो और अच्छा पढ़ाऊंगी ये चीज। अब सुनो जरा कैसी होती है 8 हड्डी। ये रही 8 हड्डी, ये आपका कपाल है, देखो ये कपाल है और इस कपाल के ऐसे ये पूरी 8 हड्डी है। अब हड्डियों वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आगे पढ़ेंगे। फ्रंटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। अभी सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूं यहाँ पे कि क्रैनियम या क्रैनियल दोनों शब्द ठीक होते हैं, दोनों हम इसके लिए यूज में लेते हैं। ये इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि ये 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो टफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स होते हैं, इसलिए इतना कठोर है। देखो बेटा मैं 2 शब्द का मीनिंग समझा रही हूं आपको। क्रैनियम होता है ये, खोपड़ी होती है ये,
ये पूरी खोपड़ी है, इसको स्कल कहते हैं। देखो सुनो, ये पूरा खोपड़ी आप देखोगे तो इतना इतना ये पूरा खोपड़ी है, और क्रैनियम कौन सा है? सिर्फ ये। तो ये क्रैनियम के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित है। इस क्रैनियम का, इस खोपड़ी का काम क्या है? इसको इस वाले हिस्से का, इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। अब जब ये फूटता है ना क्रैनियम, तो इसमें 1.5 से 2 लीटर खून होता है बेटा, और जैसे ही ये फूटती है और 1.5 से 2 लीटर खून निकल जाता है, उसके बाद आपके ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मिलती है। उस मेम्ब्रेन को हटाते हो तो अंदर दिमाग निकलता है, अंदर दिमाग निकलता है। और ये जो हमारा दिमाग है ना, ये इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है, अंदर जो इस क्रैनियम के अंदर जो दिमाग निकलेगा उसका वजन है कितना? तो बेटा अगर आप एक अडल्ट मेल है तो मेल बॉडी में दिमाग का वजन 1350 से 1450 ग्राम हो सकता है, और एक अडल्ट फीमेल है तो आपके दिमाग का वजन 1250 से 1350 ग्राम के बीच में हो सकता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप बोलो तो बेटा ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो 1200 ग्राम से लेकर 1300 ग्राम के बीच में वजन मिलता है आपके दिमाग का। अब आप में से कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे लड़कियों में दिमाग कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है। मैम ने कहा है अरे नहीं, लड़कों के दिमाग का वजन थोड़ा सा ज्यादा है, दिमाग लड़कियों में कम नहीं है, लड़कियों में दिमाग का वजन कम है। ठीक है, और वजन कम होने से उनकी इंटेलिजेंस, उनकी विल पावर है ना, उनकी क्रिएटिविटी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूछो मेरे से कि मैम ऐसा क्यों होता है? बेटा देखो, जनरली जो एक लड़के का शरीर होता है ना, उसकी जब आप फिजिक देखते हो ना, तो वो एक लड़कों का जनरली वजन लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा ही होता है। तो ये जो ब्रेन्स के, जो आपके ऑर्गन्स का जो वजन होता है ना, वो हमेशा बॉडी के वेट के हिसाब से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली लड़कों के ऑर्गन्स 10 20 50 ग्राम थोड़े ज्यादा ही होते हैं लड़कियों के मुकाबले में। लड़कियां दुबली पतली होती है ना, दुबली पतली होती है। आई बात समझ में? तो लड़कियों में दिमाग कम नहीं होता है भैया, लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है, बस ये याद रखना। दिमाग कम होता है तो लड़कियां आज कहां से कहां पहुंच चुकी है ना, समझ रहे हो? अगर एक छोटा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसके दिमाग का वजन कितना है? तो बेटा 350 से 450 ग्राम के बीच में मिलता है। अब धीरे 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 जैसे जैसे इस बच्चे की ग्रोथ होगी, इसके शरीर का वजन बढ़ेगा, तो बेटा इसके दिमाग का भी डेवलपमेंट होगा, दिमाग का विकास होगा, और जब ये बच्चा आ जाएगा 18 साल तक, तो उसके दिमाग का वजन इस रेंज में आ जाएगा, 1200 से 1300 ग्राम की रेंज में आ जाएगा। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे दिमाग का वजन कितना होता है, तब क्या करके आओगे? 1200 से 1300 ग्राम। हाँ, अगर पूछे ह्यूमन मेल के दिमाग का वजन कितना है, तब आप ये वाला ऑप्शन भी सही कर सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसा पूछा नहीं है, वो पूछता है बस ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना है, तो आपको 1200 से 1300 ग्राम, कभी कभी 1250 से 1350 भी ऑप्शन हो सकता है, वो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है जी मैम, ये हो गया दिमाग का वजन, ये हो गया दिमाग किसमें सुरक्षित है। दिमाग किसमें सुरक्षित है? क्रेनियम में। क्रेनियम में क्या होती है? हड्डियां, हड्डियां मजबूत होती है, उसके नीचे दिमाग रहता है। अब मैंने कहा ये क्रैनियम फटा तो अब आपको दिमाग दिखेगा। अब दिमाग कैसे दिखेगा वो सुनो। तो पहले आपको दिखेगी ब्रेन मेम्ब्रेन, मस्तिष्क की झिल्ली दिखेगी, और उस झिल्ली को हटाओगे तो आपको दिमाग दिखेगा। ब्रेन मेम्ब्रेन लिखना, मस्तिष्क झिल्ली। हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस, मेनिंजिस कौन से ऑर्गन की मेम्ब्रेन है? ब्रेन। मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये मेनिंजिस कैसी होती है। ये देखो, ये ब्रेन की मेम्ब्रेन है, ये ब्रेन की झिल्ली है बेटा, ऐसे ये झिल्ली है। अब ये झिल्ली हटाओगे तो ये अंदर से आपका दिमाग, और पता है कैसा दिखेगा? अखरोट खाया है कभी? हाँ, अखरोट के जैसा होता है आपका दिमाग, ऐसा। दिमाग अंदर से ऐसा दिखता है बेटा। इसका वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। ये तो वैसे भी 4-5 किलो का पूरा, अगर ये वाला देखोगे तो दिमाग का जो वजन है वो ये है, दिमाग, दिमाग ये है बेटा, इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम। ये आपका दिमाग है, अखरोट के जैसा, अखरोट के जैसा। ठीक है, आ गया समझ में? ये बात समझ में आ गई आपको? जी मैम। अब आ जाइए आगे। अब ये जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है ना बेटा, जो झिल्ली है, ये झिल्ली 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। मेनिंजिस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 परत मिलकर आपस में वो क्या बनाती है? मेनिंजिस बनाती है। मेनिंजिस का निर्माण 3 परतों से होता है, 3 लेयर होती है ऐसे, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। अब इन तीनों लेयर को एक साथ मिला दो तो मेनिंजिस कहते हैं। और इन 3 लेयर में कौन कौन सा, तो सुनो जरा, कौन कौन सा? तो ये देखो, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये आउटर है, ये सबसे बाहर वाली परत है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेनिंजिस की या दिमाग की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? उसके बाद ये बीच वाली, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दिमाग की मिडिल लेयर यानी बीच वाली परत का नाम क्या है? और ये अंदर वाली लेयर, इनर लेयर का सबसे अंदर वाली दिमाग की जो परत है उसका नाम क्या है? अब फोटो दिखा के आपको इनके नाम याद करवाते हैं। देखिए, ये देखो, ये बाहर से अंदर आ रहे हो वैसे दिमाग में, तो सबसे आउटर कौन सा है? आउटर आपका ये हो गया। देखो, मस्तिष्क की सबसे बाहर वाली झिल्ली का नाम ड्यूरामेटर होता है। क्या होता है? ड्यूरामेटर होता है। ये सबसे बाहर वाली है, ये बाहर वाली, ये वाली दिख रही है जहां मैं ग्रीन कलर चला रही हूँ? हाँ मैम। तो मस्तिष्क की सबसे बाहर वाली परत का नाम क्या हो गया? ड्यूरामेटर। अब आओ अंदर, अंदर आओगे तो बीच वाली लेयर मिलेगी बाहर के बाद, बाहर के बाद ये वाली, ये बीच वाली है बेटा, ये वाली कौन सी है? बीच वाली, ये देखो ये वाली, ऐसी ऐसे। ये इसका नाम होता है आर्केनोइड। इसका नाम क्या होता है? आर्केनोइड नाम होता है। हमारे घरों में क्या होती है? मकड़ी, मकड़ी जाला लगाती है, ये मकड़ी के जाले जैसी होती है आर्केनोइड, इसलिए इसका नाम भी आर्केनोइड यहीं से पड़ा है। फिर सबसे अंदर आओगे तो इसका नाम होता है पियामेटर। सबसे अंदर वाली झिल्ली कौन सी? ये वाली लेयर, ये। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है मस्तिष्क की झिल्ली का नाम मेनिंजिस होता है। इस मेनिंजिस में 3 परत होती है, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, बीच वाली आर्केनोइड, आर्केनोइड, और अंदर वाली पियामेटर होती है, पियामेटर होती है। ठीक है, समझ गए? जी मैम। अब बच्चों, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाए आपके ब्रेन में और इस लेयर में, इस मेम्ब्रेन में इंफेक्शन कर दे, कोई बैक्टीरिया जीवाणु घुस गया, कोई वायरस विषाणु घुस गया, और क्या करा उसने? आके इस मेनिंजिस के अंदर इंफेक्शन कर दिया। और जैसे ही मेनिंजिस में इंफेक्शन होता है, इंफेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, कोई बीमारी, तो बेटा जब ये मेनिंजिस में इंफेक्शन होता है तो एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग बेटा? मेनिंजाइटिस डिजीज। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले मेनिंजाइटिस डिजीज कौन से ऑर्गन में होता है? ब्रेन की झिल्ली में इंफेक्शन होने से होता है। इसको एक तरीके से दिमागी बुखार कहते हैं आम भाषा में। बहुत खतरनाक बीमारी है, फैल जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की डेथ हुई थी इसी बीमारी से, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है? कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, वो इस मेनिंजाइटिस को डैमेज कर देता है, इस मेनिंजाइटिस में इंफेक्शन, संक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस डिजीज हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम, है ना? आइए, तो ये होगी ब्रेन की मेम्ब्रेन। तो देखो आपके ब्रेन को कितनी सुरक्षा मिली हुई है, कितनी सुरक्षा मिली हुई है। सुनो, एक तो ये इतना हार्ड, उसके अंदर ऐसे 3 लेयर, और उसके अंदर दिमाग। हाँ, उसके अंदर दिमाग। अब चलो अगला पॉइंट आपको पढ़ाते हैं। तो ब्रेन को सुरक्षा 3 चीजों से मिली हुई होती है। किस किस से? एक तो क्रैनियम, दूसरा आप क्या बताओगे बेटा? ब्रेन मेम्ब्रेन, और तीसरा जो ब्रेन को सुरक्षा देता है वो कौन
कौन देता है? वो देता है एक फ्लूइड। हमारे ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं ब्रेन फ्लूइड। हमारे दिमाग के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSF बोलते हैं। अब इस CSF की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो तरल पदार्थ, वो फ्लूइड जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल तरल पदार्थ। सेरेब्रो स्पाइनल तरल पदार्थ, ये हमारे दिमाग के अंदर भरा हुआ है। अब ये क्या काम करता है? ये भी एक तरीके से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। अच्छा, ये कैसी सुरक्षा देता है वो सुनो। मान लो मैं ऐसे जा रही थी, मेरा ये खोपड़ी है ना, ये इससे टकरा गया, इसके अंदर मेरा दिमाग है। तो बेटा ये इतनी जोर से झटका लगा है, इससे मेरा ब्रेन हिल सकता था, लेकिन हिलता नहीं है। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारे राजस्थान की जो औरतें होती हैं, राजस्थान में पानी की कमी होती है। इनफैक्ट अभी तो पानी आ गया, लेकिन पुराने जमाने में तो भैया 5-5 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर 20 लीटर का मटका रख के और वो पानी लेके आती थी। अब मजदूर भाइयों को देखो, अपने सर के ऊपर 50 किलो का कट्टा रख लेते हैं, ईंटें रख लेते हैं इसके ऊपर। कभी आपने सोचा है कि 50 किलो की ईंटें इसके ऊपर रख रहे हो और ये जो बाहर से आप एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हो इसके ऊपर, तो कभी दिमाग को झटका लग गया तो? दिमाग को ये प्रेशर अगर महसूस हो गया तो क्या हो जाएगा? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर से कोई दबाव आता है, बाहरी दबाव आता है, एक्सटर्नल प्रेशर आता है ब्रेन के अंदर, तो वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाहर से जो शॉक आता है, झटके आते हैं दिमाग को, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है ये CSF। इसकी वजह से हमारा दिमाग एकदम फिक्स जगह है। अगर किसी के दिमाग का ये फ्लूइड सूख जाए तो बेटा ऐसे गया, दीवार से सर टकराए तो दिमाग हिल जाएगा उसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर वो कौन सा फ्लूइड होता है जो बाहरी दबाव, बाहर से दिमाग में जो झटके पड़ते हैं उनको दिमाग तक नहीं जाने देता? तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको CSF कहते हैं, उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये दिमाग तक झटका नहीं आने देता है। बाहर से कितना ही आप सर पे वजन रख लो, वो वजन हमारे दिमाग तक महसूस ही नहीं होने देता है। ये कौन सा फ्लूइड? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारे दिमाग को 3 चीजें प्रोटेक्शन देती है, तीनों मैंने आपको समझा दी है। हाँ जी मैम। अब आइए आगे चलते हैं ब्रेन के बारे में। अब मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ, ठीक है? कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो आपको ऐसे भी याद रखने और एग्जाम में भी आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमारे ब्रेन के पास सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? मस्तिष्क के पास सबसे ज्यादा कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो आपको करना है सोडियम। सोडियम सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद पोटेशियम होता है ब्रेन के पास, लेकिन इन दोनों में ज्यादा कौन है? तो सोडियम। हमारे मस्तिष्क के पास सबसे ज्यादा कौन सा खनिज तत्व होता है? सोडियम होता है। ठीक है, समझ गए मैं। नेक्स्ट सुनो, हमारा ब्रेन जो होता है उसकी 3 स्टेज होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं दिमाग की। कौन कौन सी? पहली दिमाग की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज, हिंदी में बोलते हैं चेतना अवस्था। अभी आप कॉन्शियस स्टेज में, पूरा दिमाग काम कर रहा है आपका, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्शियस स्टेज में आपका ब्रेन, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो हमारे ब्रेन की स्टेज होती है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब होता है अर्ध चेतना। आधा दिमाग काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, अर्ध चेतना। पता है ये कब होती है सबकॉन्शियस स्टेज? जब आप नींद में हैं, जब आप सो रहे हैं, तो वो ब्रेन की कौन सी स्टेज है? जब आप सो रहे हैं तो ब्रेन कौन सी स्टेज में है? सबकॉन्शियस स्टेज में। आधा दिमाग ब्रेन का काम करता है, आधा रेस्ट करता है जब आप सो रहे हैं तब। अब आधा कौन सा काम करता है? जब आप सो रहे हैं तो नींद में सपना आता है, सपने में किसी की इमेज याद आती है ना, सपने में किसी की कही हुई बात याद आती है, तो दिमाग आधा तो काम कर रहा है ना, ठीक है? और तीसरी जो ब्रेन की स्टेज होती है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोशी। आपके ब्रेन के तार फेल हो गए बेटा, है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, बेहोश हो गए, बेहोश। तो हमारा ब्रेन 3 तरीके से रहता है, 3 स्टेज में रहता है। कॉन्शियस स्टेज जब पूरा दिमाग काम करता है, आधा दिमाग काम करता है सबकॉन्शियस स्टेज, जब बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, इंसान बेहोश हो जाता है, उसको अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ ब्रेन कहा जाता है। राइट जी मैम। आ जाइए नेक्स्ट सुनो। अगला, ह्यूमन ब्रेन सबसे पावरफुल ब्रेन है। इस धरती पर जितने भी जानवर हैं, मैंने कहा दिमाग तो गधे में भी है, कुत्ते में भी है, इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन किसके पास है? हमारे पास। हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन दिया है। इसीलिए क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है, तो हमें कहा जाता है मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। हम लोग क्या है? हम लोग मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल की कैटेगरी में हैं। हम सबसे बड़े बुद्धिमान जीव है बेटा, ठीक है? कौन होता है सबसे बड़ा बुद्धिमान? इंसान। इंसान सबसे बड़ा बुद्धिजीवी कौन है इस धरती के ऊपर? तो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है इंसान। इंसान क्यों इंसान? क्योंकि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है। खुश हो जाइए, हमें सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग दिया भगवान ने, ठीक है? हमारे बाद अगर किसी के दिमाग का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज डॉल्फिन। डॉल्फिन। तो दूसरे स्थान पर, अगर आपसे पूछ लेना दूसरे स्थान पर सबसे बुद्धिमान जीव कौन है हमारे बाद, इंसानों के बाद, सबसे अच्छा दिमाग, सबसे ज्यादा विकसित दिमाग किसके पास है? डॉल्फिन के पास होता है बेटा, लिख दीजिएगा इस चीज को। इसीलिए कहते हैं डॉल्फिन इज द सेकंड इंटेलिजेंट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है? याद कर लोगे जी मैम? आगे बात समझ में है ना? आगे बात समझ में जी मैम। नेक्स्ट सुनो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन के अंदर एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट आते हैं। 70 से 80 के थॉट्स आते हैं बेटा एक दिन में। एक दिन में हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? 70 से 80 हजार। तुम कैसे थॉट? अरे भैया अभी मेरी क्लास को स्टार्ट हुए 40 मिनट हो गए, 40 मिनट में कितने सारे थॉट आ गए। मैम क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, कैसा क्वेश्चन आएगा, अच्छा ब्रेन पढ़ा रही है, ब्रेन कैसा होता है, अरे यार ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये थॉट ही तो है। अरे यार मैम की क्लास में मैथ्स की क्लास करनी है, और मैथ्स में आज परसेंटेज कराएंगे, ये सारे थॉट्स तो है। अरे यार आज तो दोस्त को फोन करूंगा, आज दोस्त से मिलने जाऊंगा, दोस्त का फोन आया था, कॉल बैक नहीं करा वापस, यार मम्मी ने सब्जी लाने के लिए बोला था, सब्जी नहीं लाई, ये सब क्या है? थॉट्स है। और साइंस कहती है 70 से 80 हजार थॉट्स में से मैक्सिमम जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं बेटा, वो नेगेटिव होते हैं। हाँ ऐसा साइंस कहती है कि जो एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट आते हैं ना, उसमें से अप्रोक्स 50-60 हजार थॉट तो नेगेटिव ही आते हैं बेटा, है ना? अब जिस इंसान ने अपनी नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करके और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा लिया, बस वो इंसान तरक्की कर जाता है ना? बात समझ रहे हो मेरी बात कि 70-80 हजार थॉट में से जो मैक्सिमम थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव ही आते हैं बेटा, राइट? और जब ये 100% नेगेटिव हो जाए तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान को स्ट्रेस हो जाता है ना? जी मैम। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बेटा, इंसान की जो डेथ होती है वो 2 तरीके से होती है। इंसान की मृत्यु 2 तरीके से होती है। अरे मैम इंसान 2 तरीके से मरता है? जी हाँ।
पहला कैसे मरता है सुनो। अगर इंसान का दिमाग मर गया, और मैंने अभी आपको बताया दिमाग ही तो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो अगर दिमाग ही खत्म हो जाए तो सारे ऑर्गन्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आपका हार्ट, लंग्स, लीवर सब खराब होना तय है। जी मैम। अगर किसी के ब्रेन की डेथ होती है, क्या कहते हैं, ब्रेन डेथ, किसी का दिमाग मर गया, ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसका हार्ट चल रहा है, उसके फेफड़े चल रहे हैं, भी चल रहा है, पहली बात तो वो या तो कोमा में जा चुका होगा इंसान, अगर उसका दिमाग कोमा में, देखते हैं ना कोमा वाला इंसान ना समझ पाता है ना किसी को पहचान पाता है, हाथ ऐसे पड़े होते हैं, कभी कभार 6 महीने में एक उंगली ऐसे थोड़ी सी ऐसे हिला पाता है। तो बेटा जब किसी इंसान का दिमाग मर जाता है, बाकी उसका हार्ट, फेफड़े सब चल रहे हैं, किडनी विडनी चल रहे हैं, तो उस डेथ को कहा जाता है बायोलॉजिकल डेथ। ये एसएससी सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन नहीं है। बायोलॉजिकल डेथ हिंदी में कहा जाता है जैविक मृत्यु, जैविक मृत्यु। तो सीजीएल में क्या पूछा था, बायोलॉजिकल डेथ में किस ऑर्गन की डेथ हो जाती है, दिमाग के, दिमाग के, ठीक है। तो ब्रेन की डेथ इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल डेथ, जैविक मृत्यु। अब दूसरे तरीके से कोमा, कोमा क्या है, बायोलॉजिकल डेथ है बेटा। कोमा को रिपोर्ट्स में पढ़ते हो आप, तो कोमा को रिपोर्ट्स में बायोलॉजिकल डेथ लिखा होता है, डेथ उसमें लिखा होता है डेथ ऑफ ब्रेन, ब्रेन है ना। दूसरा कैसे, दूसरा ऐसे ऐसे होता है कि उसका हार्ट 90% डैमेज हो गया, हार्ट उसका एकदम खत्म। किसी इंसान को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया तो हार्ट में प्रॉब्लम हुई ना, तो हार्ट फेल हो गया, उसकी डेथ होगी, लेकिन उसका दिमाग तो सही था ना, उसका ब्रेन तो सही था ना। बेटा इंसान अगर हार्ट अटैक से मरता है, किडनी फेल होने से मरता है, दिमाग उसका सही था मरने से पहले, तो मरने के बाद 5 से 7 मिनट तक उसका ब्रेन एक्टिव रहता है बेटा। हाँ, अगर किसी इंसान की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, या फिर उसके लंग्स फेल होने से हुई है, या किसी और बीमारी से हुई है उसकी मृत्यु, लेकिन उसका दिमाग एकदम सही था मरने से पहले, तो मरने के 5 से 7 मिनट बाद तक भी उसका ब्रेन क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो मैंने कहा दो तरीके से इंसान मरता है, एक जिसका ब्रेन पहले मर गया, बाकी सारे ऑर्गन अभी भी काम कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होगा या कोमा में होगा। दूसरा, उस इंसान का हार्ट वार्ट फेल हो गया, मरने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक्टिव था, तो मरने के बाद 5 से 7 मिनट तक भी इंसान का ब्रेन क्या रहता है, एक्टिव रहता है बेटा। नेक्स्ट अगला थॉट सुनो बेटा, हमारा जो 100% दिमाग है, उसमें से जब तक हम मरती नहीं है तब तक, पता है, मैक्सिमम मैक्सिमम आप 10% ही दिमाग काम में लेते हो। ये मैक्स टू मैक्स बताया मैंने, 10% वाले तो रोबोट बन गए। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल एक इंसान अपने लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2.5% तक ब्रेन काम में लेता है। अब इस 2.5% से ज्यादा जिसने काम में लिया, घिसा दिमाग को, वो भैया आज बहुत बड़े लेवल पे साइंटिस्ट होगा, है ना, वो कुछ और होगा, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन ऐसा कहा जाता है रिसर्च में कि इंसान जो होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक मैक्सिमम भी यूज कर लेंगे तो सिर्फ 10% दिमाग यूज करेंगे। करते वैसे कितना है हम लोग, 2.5-3%। आपने सुना है ना, आइंस्टीन ने अपने दिमाग का सिर्फ 3.5% यूज किया था, तो वो आइंस्टीन है, महान आइंस्टीन, हम तो हैं क्या। तो 10% तक ही इंसान, ये आगे आने वाली कम से कम 1000 साल बाद तक भी जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो भी सिर्फ अपने ब्रेन का 10% ही मैक्सिमम यूज करेंगे। इसका मतलब मैम अगर हम मोटा मोटा देखें तो 90% दिमाग तो वेस्ट चला गया। हाँ भैया, 90% दिमाग तो वेस्ट चला गया आपका, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। 100%, 10% भी अगर किसी ने यूज कर लिया ना, तो वो इस दुनिया का राजा है बेटा, है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको फैक्ट्स के रूप में बता दिया मैंने। एक पॉइंट और सुनो, हमारा ब्रेन काम करता है और सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपसे पूछना कि हमारी सारी ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, ब्रेन, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, ब्रेन को। ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि भैया ब्रेन कितने काम कर रहा है, आप सोचो, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, आप बोल रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सब में दिमाग लगा रहे हो, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ऑर्गन को चाहिए होती है, ब्रेन को चाहिए होती है। याद रखना, ये चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है। चलो, ये हो गए ब्रेन के फैक्ट्स, ब्रेन कहां होता है, उसकी लोकेशन क्या है और उसको प्रोटेक्शन कौन देता है। अब बात करते हैं हम ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लिख दो, मानव मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है, सारे आपको लिखने हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस की भरमार शुरू हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के 3 हिस्से हैं। सबसे आगे वाला दिमाग होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र का मतलब क्या होता है बेटा, आगे, आगे वाला दिमाग, आगे वाला मस्तिष्क। इसी का एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है प्रोसइनसेफेलोन। क्या कहा जाता है, प्रोसइनसेफेलोन। बेटा प्रोस का मतलब होता है आगे, इंसेफेलोन का मतलब होता है दिमाग, इंसेफेलोन। इंसेफेलोन शब्द हमेशा किसके लिए काम में लेते हैं, ब्रेन के लिए। हमारे ब्रेन की एक्टिविटी का पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको ईईजी कहते हैं, एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो हार्ट की एक्टिविटी का पता करने के लिए करते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो अगर आपसे पूछे ना कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। और ये कौन से ऑर्गन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ये कौन से ऑर्गन की दिमाग कैसे काम कर रहा है, कितना कर रहा है, दिमाग में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कुछ पता करने के लिए, ये ब्रेन की एक्टिविटी का पता करने के लिए करते हैं। दिमाग सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ क्लोट तो नहीं बन रहा है, इसके लिए ईईजी किया जाता है। तो इंसेफेलोन शब्द का मतलब होता है ब्रेन, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी एक टेस्ट होता है जो ब्रेन की एक्टिविटी का पता करने के लिए किया जाता है। राइट जी मैम। तो फोर ब्रेन, आगे वाला दिमाग। अब आगे वाला दिमाग कौन सा है, ये इसे बोलते हैं फोर ब्रेन, ये अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद हमारे ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा आता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। जो बीच में है, मध्य में है, सेंटर में है, उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। कौन सा, ये सेंटर वाला दिमाग, ये बीच वाला दिमाग होता है बेटा। और जो पीछे की तरफ होता है, अच्छा पहले लिखो, मिड ब्रेन का दूसरा नाम होता है मीजो इंसेफेलोन, मीजो इंसेफेलोन, स्पेलिंग गलत हो गया, मीजो इंसेफेलोन। तो मीजो इंसेफेलोन कौन से ब्रेन का नाम हो गया, मिड ब्रेन का, इंसेफेलोन और लॉन्ग। ठीक है, जो पीछे की तरफ होता है उसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन, हाइंड या हिंड ब्रेन, जैसे भी प्रोनाउंस कर लो आप। हिंदी में बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क, जो मस्तिष्क पीछे की तरफ है, और उसका दूसरा नाम होता है रोम्बे इंसेफेलोन, रोम्बे इंसेफेलोन, लिख दो, रोम्बे इंसेफेलोन। ये लो, हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। चलो आजा, दिखाती हूं आपको कौन सा होता है फोर ब्रेन, कौन सा होता है मिड ब्रेन, कौन सा होता है हाइंड ब्रेन। आओ आओ बच्चों, आपको दिखाते हैं अच्छे से कौन कौन सा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये फोटो देखो, ये इंसान ऐसे मुंह करके खड़ा है, तो ये हिस्सा दिख रहा है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, ये वाला हिस्सा फोर ब्रेन। ये कौन सा, मिड ब्रेन। और ये कौन सा, पीछे वाला, ये पीछे वाला, इसको हाइंड ब्रेन बोलेंगे, ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में
ये कौन है रोहित कुमार? इतना डिमोरलाइज्ड क्यों है जिंदगी से भाई मेरे? हाँ, मुझे फांसी लगाना है, मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी से। बेटा क्या हो गया है? सब ठीक है तुम्हारी जिंदगी में? बेटा ठीक हो तुम? इतने क्यों डिमोरलाइज हो रहे हो बेटा? नहीं हुआ अगर कोई सिलेक्शन तो क्या हो गया बेटा? एक सिलेक्शन थोड़ी ना जिंदगी डिसाइड कर रहा है आपकी। प्लीज ऐसी बातें मत करो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। हाँ, समझाओ यार तुम लोग इस दोस्त को, देखो कैसी बातें कर रहा है, मुझे कैमरे पे बोलनी भी नहीं चाहिए ऐसी बातें। हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ आप। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। हाँ चलो सुनो, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब एग्जामिनर पूछता है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है। तो याद रखिए कि फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इन तीनों में लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारे दिमाग का? सबसे बड़ा भाग, अग्रभाग, फोर ब्रेन। ठीक है, और ये मिड ब्रेन जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो अगर एग्जामिनर पूछे हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा, सबसे छोटा भाग कौन सा, बता दोगे? बता दोगे जी माँ। अब आओ अगले पॉइंट पे। ये तो हो गए ब्रेन के हिस्से। अब आता है बेटा ब्रेन के सब पार्ट। सब पार्ट, इसको भी आगे 3 भागों में बांटते हैं, इसको भी आगे 3 भागों में बांटते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, जो फोर ब्रेन होता है इसके 3 सब पार्ट होते हैं। 3 सब पार्ट का मतलब हो गया 3 उपभाग होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? तो लिखो, पहली बात तो आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। फोर ब्रेन का पहला सब पार्ट होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं हम? थैलेमस। दूसरा सब पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बस हाइपो शब्द लगा देना है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम को बोला जाता है हिंदी में अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क। अग्र का मतलब आगे, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन का कोई भी सब पार्ट नहीं होता है, इसलिए सबसे छोटा भाग है। ठीक है, आगे बात समझ में। हाइंड ब्रेन के आगे फिर 3 सब पार्ट होते हैं, उपभाग होते हैं। देखो ये तो हो गए ब्रेन के भाग, ये हो गए उपभाग। लिख लीजिए, जो आपका पीछे वाला दिमाग होता है वो भी 3 उपभागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं पोन्स। अच्छा, इस पोन्स की फुल फॉर्म होती है पोन्स बैरोलाई। तो अगर कुछ किताब वाले सिर्फ पोन्स लिख दे रहे हैं तो भी यही है बेटा। ठीक है, पोन्स या पोन्स बैरोलाई, ये इसी शब्द का फुल फॉर्म होता है। दूसरा जो ब्रेन का सब पार्ट है हिंड ब्रेन का, उसको कहा जाता है मेडुला ओबोलोंगाटा। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना? इसको कभी कभी कुछ किताब वाले सिर्फ मेडुला लिख देते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा वो इसी की बात कर रहे हैं, मेडुला ओबोलोंगाटा। और जो तीसरा ब्रेन का सब पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं सेरेबैलम। सेरेबैलम, सेरेबैलम को हिंदी में सेरेबैलम या अनुमस्तिष्क, अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे वाला दिमाग का हिस्सा है ये। ठीक है, आगे बस समझ में। तो इन तीनों में देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? फोर ब्रेन। और मिड ब्रेन कौन सा है? छोटा। अब इन सब पार्ट्स में बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है? तो बेटा ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट है। ये 2/3 हिस्से में होता है बेटा। हमारे दिमाग के अंदर जब इन भागों की बात करते हो तो इनमें सबसे बड़ा भाग ये है। तो सेरेबेरम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है, इट इज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। और ये वाला जो है इसका तो नाम ही छोटा दिमाग है बेटा, ये इन सब पार्ट्स में सबसे छोटा होता है। तो लिख देना ये लार्जेस्ट सब पार्ट है, सबसे बड़ा उपभाग है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा इन 6 में? तो सबसे बड़ा होगा बेटा आपका सेरेब्रम। और सबसे छोटा कौन सा है? ये, इसको तो कहते हैं छोटा दिमाग है, इसका नाम छोटा दिमाग होता है। सेरेबेलम का दूसरा नाम छोटा दिमाग होता है। तो ये स्मॉलेस्ट सब पार्ट है बेटा, ये सबसे छोटा उपभाग है। अब कंफ्यूज तो नहीं होगे तुम? देखो ये भाग है, ये उपभाग है, तो भागों में बड़ा कौन है? ये, और ये छोटा। उपभागों में बड़ा कौन है? ये छोटा। ठीक है, आइए जरा आपको बताते हैं, आइए बताते हैं आपको। ये देखो, ये पूरा है ना, ये सारा सेरेब्रम है, ये पूरा सेरेब्रम है। देखो ये वाला 2/3 हिस्सा है आपके ब्रेन का। और ये बेचारा जो पेड़ के पत्ते जैसा है ना, ये देखो ये छोटा है सबसे, ये सेरेबेलम छोटा है। तो सेरेब्रम इज द राइट आंसर। जो अगर आपसे पूछे बड़ा और छोटा पूछे तो ये, छोटा पूछे तो ये। ठीक है जी मैम। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें इन सारे ब्रेन के पार्ट्स का फंक्शन पढ़ना है, कौन से ब्रेन के हिस्से का क्या काम है। आपसे पूछेगा इसका क्या काम, इसका क्या काम, इसका क्या काम, इसका क्या काम, इसका। जब ये सारा पढ़ोगे तो आपका ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स खत्म होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं। ब्रेन कुल बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा होता है बेटा ब्रेन के वजन में। रोहित पासवान कह रहे हैं कुल शरीर का कितना प्रतिशत ब्रेन होता है? 2 से 2.25% बेटा। ठीक है, आरआरबी में क्वेश्चन आया था, आप लिख सकते हो बेटा, कुल वजन का सिर्फ 2% क्या होना चाहिए? ब्रेन होना चाहिए बेटा। ये सारे ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूरॉन क्या होता है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, फिर हम थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस पढ़ेंगे, तो अपना ये चैप्टर फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं इनके फंक्शंस कैसे पढ़ूंगी? ऐसे पढ़ूंगी बेटा, ऐसे उल्टी डायरेक्शन पढ़ूंगी, ऐसे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसलिए चलिए आइए, क्या नंबर 1 पे लिखिए सेरेबेलम या फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। क्या करता है सेरेबेलम? सेरेबेलम पहले तो मुझे ये बताओ कौन से ब्रेन का हिस्सा है, अब बार बार थोड़ी ना बताऊंगी। अनुमस्तिष्क यानी पीछे वाले दिमाग का हिस्सा है। और ये क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। मैम एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी क्या 2025-26 की? बिल्कुल आएंगे। एनटीपीसी एएलपी की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। नवंबर नहीं तो दिसंबर या जनवरी तो मैक्स है, जनवरी में तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। बिल्कुल आएंगे, एनटीपीसी में आएंगी, एएलपी में आएंगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आएंगी, सबकी आएंगी बेटा। आइए सेरेबेलम। सेरेबेलम को बोलते हैं हम लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग कहते हैं इसको। एक नाम होता है इसका छोटा दिमाग, लिख दीजिए आप इसको छोटा दिमाग। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कौन से दिमाग को छोटा दिमाग कहते हैं तो आप बताओगे बेटा सेरेबेलम को कहते हैं। दूसरा दूसरा इसका दूसरा नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ। इसी को कहते हैं हम ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ कहते हैं बेटा। जैसे आप एक पेड़ खड़ा होता है ना, अभी आप भी पेड़ की तरह सीधे खड़े हैं, लेकिन मैं अगर पेड़ की जड़ें काट दूं पेड़ गिर जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर को खड़ा करने में जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें किसकी हैं? सेरेबेलम की। देखो अब क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बस अब इतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबियत भी सही नहीं है। डॉक्टर ने पता आपको, मुझे डॉक्टर ने फुल रेस्ट करने को बोला था कि कम से कम 4-5 दिन फुल रेस्ट करो, लेकिन कहाँ मन मानता है, मन कहाँ मानता है। ठीक है, मन नहीं मानता बेटा। एएलपी की कोई नई नोटिफिकेशन आ गया क्या? एएलपी का, एएलपी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया? मुझे नहीं पता बेटा ये बात। एएलपी कौन सी एएलपी? तुम कौन से ईयर की बात 2026 की पूछ रहे हो ना आप मेरे से? तुम अभी कहाँ से आ जाएगा 2026 का? हाँ 2026 का कहाँ से आ जाएगा बेटा? हम ग्रुप डी के एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अगर कुछ चैप्टर कोई बचता भी है तो वीओडी डलवा दिया जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पहले करवा दूंगी मैं। पीटी में क्वेश्चन आया था, पीटी में क्या है? अभी कोई एएलपी का नोटिफिकेशन नहीं आया भैया,